सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रहा है बाकी? आई होप यू आर गोइंग गुड एंड बाकी जो बाहर माहौल वातावरण चल रहा है उसमें मज़ा आ रहा है। यस सर, गर्मी है बाहर, घर में गर्मी है और आराम चल रहा है। बाकी सब ठंडा पड़ा है, अंदर गर्म है, बाहर सब ठंडा है, राइट? सो हमारी फिलहाल पोजीशन इस तरीके से है कि मार्केट पूरा शांत बैठा हुआ है, बाकी सारी कंडीशंस नॉर्मल पड़ी हुई है और वी आर एंजॉइंग द लॉकडाउन। दिन गिन रहे हैं हम लोग, बस बाकी कुछ नहीं। बट डोंट वरी, दिस टाइम विल गो, yes we will prevail. I for India will fight back and definitely we are going to come victorious in this kind of situation. बट फिलहाल हमें हमारा जो काम है, जिसके लिए हमारा बेसिक जो हमारी ड्यूटी है, हमने वो पूरी करनी चाहिए। हमने हमारी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ये मौका बाद में नहीं मिलेगा, ये समय बाद में नहीं मिलेगा। अब हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर 1 के आगे वाले पार्ट में। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो आपका चैप्टर 1 है उसका जो यूनिट 1 है वो बेसिक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है। ऑब्वियसली एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसके ऊपर, बट ये थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज वाइज है और ये सब्जेक्ट का एक माहौल बनाता है। आप जितना इधर इंटरेस्टिंग वे में ध्यान देंगे, आप उतना सब्जेक्ट थ्रू रिलेट कर पाएंगे, उतना माहौल बन पाएगा सब्जेक्ट के अंदर, राइट? तो अगर आपको याद होगा तो हमने कल पहला हेडिंग शुरू किया था, 1.2 हेडिंग शुरू किया था, जिसमें अपना हेडिंग था क्या, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो वी आर सपोज टू स्टार्ट विद नेचर, बट हमने पहले ही कह दिया, अरे यार नेचर क्या पढ़ रहे हो भाई, तुम पहले अपना नेचर समझो। हम पहले माइक्रो और मैक्रो का फर्क समझेंगे और हमने एंड में ये कंक्लूड किया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स विल बी मोर ओवर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट उसमें थोड़ा मैक्रो एलिमेंट रहेगा, बट 90% आई कैन सी दैट इट्स ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसलिए हमें नेचर शुरू करने से पहले माइक्रो मैक्रो के बीच का डिस्टिंक्शन समझाया था। अब हम फाइनली हेडिंग पे आ रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, शुरू करते हैं हेडिंग। अब आप देख सकते हो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले कहा गया है, पहले तो हेडिंग का मतलब समझे। किसी भी चीज का अगर मैं नेचर समझ रहा हूँ, मतलब मैं उसका बेसिकली स्वभाव समझ रहा हूँ, तो समवेयर मैं इसको कह सकता हूँ एक तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा हूँ मैं, तो उसके फीचर्स क्या है, राइट? तो अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में जब देखोगे तो उसमें क्लियर कट कहा है, द इकोनॉमिक वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स as there is a lot of interdependence among the decisions and the activities of economic entities. वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरा डिसीजन तेरे डिसीजन से रिलेटेड है, तेरा मेरा डिसीजन एक दूसरे से कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। कोको कोला ने कल क्या डिसीजन लिया वो देखकर पेप्सी अपना डिसीजन ले पाएगा, उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है उसको देखकर हम में से कोई भी बिजनेसमैन अपना डिसीजन ले पाएगा। तो इंटरडिपेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं पे, इंटर रिलेशनशिप होती है। इकोनॉमिक्स थियरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपल इन कैरेक्टर एज दे आर बेस्ड ऑन एन इकोनॉमिक मॉडल्स built on simplifying assumptions, isn't it so? अब जितना भी इकोनॉमिक्स में पढ़ लो, देखो इसलिए कहा जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता है। इसलिए ये भी समझना जरूरी होता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के जिंदगी नहीं चलेगी। आप जो थ्योरी में पढ़ रहे हो उसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करते आना चाहिए, isn't it so? तो whatever you are studying in theory, you also need to understand that you should be capable enough to applying these theories into your practical lives. So it's all about also application of the theories, right? So जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस पढ़ो, उसमें माइक्रो पढ़ो, मैक्रो पढ़ो, आप उसके अंदर की सिंपल थ्योरीज पढ़ रहे हो। बात समझे? ये थ्योरीज एक अजम्पशन पे होती है। जैसे अगर आपने कभी लॉ ऑफ डिमांड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा तो वहाँ पे शुरुआत होती है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेंटर्स पेरिपस, राइट? आपका डिस्कशन ही शुरू होता है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी सारी चीज क्या है, कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें क्या है, स्टैग्नेंट है, एंड हम एक पर्टिकुलर चीज का ही बिहेवियर देखते हैं। बट रियल लाइफ में एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ एप्लीकेबल होते हैं और एक साथ बिहेव करते हैं, और जो आपको आउटपुट दिखता है, जो रिजल्ट दिखता है बाहर इकोनॉमी में, वो इन बहुत सारे फैक्टर्स का कंबाइंड कॉन्सिक्वेंस, कंबाइंड इफेक्ट होता है, isn't it? सो वही कहना चाह रहे कि भाई जो थ्योरीज आप पढ़ोगे, थ्योरी सुनने को बड़ी आसान लगेंगी, बट वो एक अजम्पशन पे होती है, वो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में एज इट इज अप्लाई नहीं हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हो सर क्यों पढ़ रहे हो, वेस्ट है क्या, क्या टाइम पास है, हम बच्चे बेचारे हमारे भी इतना बोझ वगैरह, तेरा इमोशनल ड्रामा बंद कर। ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, भले आपको ये सब्जेक्ट एज इट इज रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होगा, बट आप शायद ये पढ़ने के बाद रियल लाइफ के सिनेरियो समझ पाओगे कि ये 10-15 अलग अलग चीजों का एक साथ इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट? क्या तो आपको सिलेबस में एक साथ क्या हो रहा है वो पढ़ाया जा ही नहीं सकता, आपको इंडिविजुअल थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी। तो आप देख सकते हो आगे वही बोला गया है, देयरफॉर यूजुअली देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रोपोजिशंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जो रूल्स है इकोनॉमिक थ्योरी के, जो डिसीजंस है या जो कंक्लूजन्स है, दैट इज नथिंग बट प्रोपोजिशंस, एंड हैपनिंग इन अ रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड इन विच द मैनेजर्स मेक्स द डिसीजन। तो आपको थ्योरी में कुछ अलग होता हुआ दिखेगा, बट शायद रियल लाइफ में आपको कुछ कॉन्ट्रास्टिंग चीजें दिखे, अलग दिखे। बिजनेस इकोनॉमिक्स enables the application of economic logic
एन एनालिटिकल टूल टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस। हमारा सब्जेक्ट आपको यही सिखाएगा कि ये जो गैप है कैसे भरा जा सकता है और इसके पीछे का लॉजिक भी समझाया जाएगा। डन। फॉलोइंग पॉइंट्स विल डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिक नेचर क्या, उसमें क्या पढ़ेंगे। तो आपको पहले ही बोल दिया बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बेसिकली इट्स इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की आप बात कर रहे हो वो साइंस है। क्यों साइंस है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में कह चुका हूं। साइंस किसे कहा जाता है, तो साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है विच एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये इसके पीछे का कॉज क्या, ये हुआ क्यों है और ये होने के बाद इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इसको कॉज इफेक्ट बोला जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट, हमारा सब्जेक्ट क्या करता है, क्या इंटीग्रेट करना ना यूनिफाई करता है। 2-3 चीजों को मिक्स करके एक करना इज इंटीग्रेट करना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट करता है द टूल्स ऑफ डिसीजन साइंस, मिला क्या, सच एज साइंस के जो टूल्स हैं उसको इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक्स के टूल्स है। तो साइंस के कौन से टूल्स हैं, लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एंड इकोनोमेट्रिक्स विथ इकोनॉमिक थ्योरी टू अराइव एट एन इकोनॉमिक थ्योरी के साथ ये करेंगे। मैथ्स पता है, स्टैट्स पता है, इकोनोमेट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी प्लस स्टैटिस्टिक्स, उसको इकोनोमेट्रिक्स कहा जाता है, राइट। आपको समझता है मैथमेटिक्स इंक्लूड्स कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स टैबुलर रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफ एंड एवरीथिंग, राइट, जो स्टैट्स करता है। और ये सारी चीजों को किसके साथ में इंटीग्रेट किया जाता है, इकोनॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई जो हम पढ़ेंगे वो सब, टू अराइव एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड्स एंड एम्पिरिकली टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। एम्पिरिकली कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम हमारी सारे रिजल्ट्स को टेस्ट भी करेंगे और हम लोग साइंटिफिक मेथड्स भी यूज करेंगे। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर में साइंस इन्वॉल्व है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्वभाव थोड़ा बहुत साइंटिफिक होता है, राइट। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। Business economics is based largely on microeconomics. A business manager is usually concerned about achievements of predetermined objective of his organization so as to ensure the long-term survival and profitable functioning of the organization. कोई भी मैनेजर जब डिसीजन लेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, तो पहले डिसीजन कौन लेगा, एक बिजनेस मैनेजर, बिजनेसमैन लेगा, तो अपना ही सोचेगा, वो पूरे देश का नहीं सोचते बैठने वाला है। Since business economics is concerned more with the decision making problems of individual establishment, it relies heavily on the techniques of microeconomics. बढ़ू आगे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर क्या है, या आप बोल सकते हो उसको आपका नेचर क्या है, इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर समझ पाए तो ऊपर क्लियर कट बोला था बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मेन उसका बेस माइक्रो है बट मैक्रो के भी कुछ एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करता है, उसमें इंक्लूड करता है। अब बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इन वैक्यूम, अकेले में नहीं ऑपरेट करते। It is affected by the external environment of the economy in which it operates, such as मार्केट का जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, इनकम क्या हो रही है कंट्री की, नेशनल इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स क्या इन द इकोनॉमी, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू क्या टैक्सेशन की क्या पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट में क्या है, फॉरेन में अगर आप डील करो तो एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, इंडस्ट्रीज, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेस एंड रेगुलेशंस ऑफ द मोनोपोलीज को गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है। All these are the components of macroeconomics. A business manager must be acquainted with these and other macroeconomic variable present as well as future. आज क्या फैक्टर्स और फ्यूचर में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होने वाले, इसका नॉलेज होना चाहिए, विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरनमेंट। बढ़ूँ आगे, तो आपको पता है पहला क्या बोला, वो साइंस है, दूसरा बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक है, इंक्लूड्स क्या करता है, इंटीग्रेट क्या करता है, मैक्रो एलिमेंट्स भी इंटीग्रेट करता है। चौथा नेचर क्या आ गया आप लोगों का, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। तो आप पहले को और चौथे को एक साथ मर्ज कर सकते हो, पहला वाला बोलता है साइंस है, चौथा वाला बोलता है आर्ट है, कंफ्यूज करते हैं हमें। वो बोलते हैं इट्स एन आर्ट, इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर अटेनमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। आर्ट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आर्ट क्या बोलता है भाई, मैं तेरे को कहीं पर भी गाना कैसे गाया जा सकता है, सारे गामा पर ये बता सकता हूं, बट उसको तेरे को प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करना है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, तो वो आर्ट है। बेटा आर्ट किसे कहा जाता है, आर्ट उस नॉलेज को कहा जाता है जो बोला नहीं जाता, जो प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है, जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व है और जिसको प्रैक्टिस लगती है, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्किल्स और निखर कर आएंगी और डेवलपमेंट आएगा। इसको क्या बोला जाता है, आर्ट।
तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है, क्योंकि उसमें वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन्वॉल्व है, जो नॉलेज गेन किया उसको अप्लाई करना है। जैसे एक को समझा दिया गिटार कैसे प्ले किया जाता है, एक को समझा दिया पियानो कैसे प्ले किया जाता है, वो सुनेगा, वो नॉलेज लिया उसने, बट वो नॉलेज का कोई मतलब नहीं जब तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो। तो आर्ट रिक्वायर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। डन। तो पहले बोला इट्स साइंस, देन बोला इट्स आर्ट, फिर बोला इट बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थियरी भी है, इंटीग्रेट होती है उसके अंदर। चार नेचर क्लियर है। अगले पे आ जाए। यूजेस द थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। Business economics largely uses the theory of markets and private enterprise. It uses the theory of firms and resource allocation of the backdrop of the private enterprise economy. Private enterprise economy मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली डील करता है मार्केट फॉर्म्स पे। अलग अलग मार्केट फॉर्म होती है। एक ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। ऐसी मार्केट जहाँ पे कंपटीशन है तो उसको मोनोपोली कहा जाता है। ऐसी मार्केट जहाँ पे कंपटीशन है तो उसको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जाता है। तो मार्केट के बारे में डिटेल में बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, क्योंकि अगर तू बिजनेस मैनेजर है और तुझे डिसीजन लेना है तो तुझे ये समझ होनी चाहिए कि तेरा फर्म जो है, तेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कौन से मार्केट में, तेरे आजू बाजू में कंपटीशन है भी कि नहीं है तो किस नेचर का कंपटीशन है, वो सब डिटेल में स्टडी करेगा। बरू बढ़े आगे, पक्का, शॉर्ट, ठीक। अभी अगला है प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, मतलब प्रैक्टिकल इन अप्रोच, दैट इज बेसिकली वो प्रैक्टिकल चीजों को एनालाइज करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल। बराबर, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है, वो एक तरीके का ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो प्योरली थ्योरेटिकल चलता है एंड एनालाइजेस इकोनॉमिक फिनोमेना अंडर अनरियलिस्टिक असम्पशंस। जिनका 12th में अगर इकोनॉमिक्स हुआ रहेगा, नहीं भी हुआ डोंट वरी, आगे पढ़ेंगे, बट जिनका हुआ रहेगा उनको पता रहेगा बहुत अजीब से असम्पशंस है। देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। ये थ्योरी जो पहला चैप्टर होता है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो आगे वाला रहता है, तो अगर आपको आगे का पता है तो ये समझेगा। तो ये चैप्टर अभी थोड़ा बहुत समझेगा, जब आप पूरा सिलेबस खत्म करके जब वापस ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर की काफी कनेक्शंस और लॉजिक उसके बाद क्लियर होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा इसको हम कुछ नहीं कर सकते, आपको फ्यूचर का पढ़ के फिर जब ये वाले पे आओगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर समझेगा। बट जिनको पता होगा, आपको पता है इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है, उसकी हालत थोड़ी खराब होती है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, सॉरी नॉट बिजनेस की। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही वाहियात अजम्पशंस पे रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच एज इट टैकल्स द प्रैक्टिकल अप्रोच में रहता है, ज्यादा बेटर है वो, क्योंकि इट टैकल्स द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच द फर्म फेसेस इन द रियल वर्ल्ड। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में आपकी कवर होंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिफाइंड वर्जन। क्योंकि हमने पहले ही कहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स को अप्लाई करना सिखाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सिर्फ थ्योरी बता के खत्म कर देता है, बट उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करेंगे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स समझाता है आपको। आ रहा है समझ में? फिर आपको बता दिया इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, मतलब क्या, कोई इंटर रिलेटेड है, बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग थियोरीज, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो आपको वही बोला क्या है, दैट इज business economics is interdisciplinary in nature as it incorporates the tools from other disciplines such as mathematics, operations, research, management theory, accounting, marketing, finance, statistics and econometric। इन सबको इंक्लूड करता है, इंटीग्रेट करता है। तो अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। आ जाए। हाँ, ये अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना, नॉर्मेटिव इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्वभाव है वो नॉर्मेटिव है। ना व्हाट इज नॉर्मेटिव, मैं भी एग्जांपल देके समझाऊंगा, 2 मिनट समझें। साइंस को 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। साइंस को 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। एक को बोला जाता है पॉजिटिव साइंस, एक को बोला जाता है नॉर्मेटिव साइंस, जो यहाँ पे नाम दिखा है। रिपीट, एक को कहा जाता है पॉजिटिव साइंस, एक को कहा जाता है नॉर्मेटिव साइंस। आराम से ध्यान दे, जल्दी यहाँ पे ध्यान दे, तू भी, हाँ सब लोग यहाँ पर। पॉजिटिव साइंस मतलब एक ऐसा थियोरी, एक ऐसा सब्जेक्ट, या मैं ऐसा कहूं कि किसी सब्जेक्ट को पॉजिटिव साइंस कब कहा जाएगा, जब वो सब्जेक्ट डील्स विथ ओनली फैक्ट्स, ओनली एनालिसिस एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ वैल्यू जजमेंट। अगर कोई साइंस सिर्फ थ्योरी समझाता है, कॉज और इफेक्ट समझाता है, बट उसका वैल्यू जजमेंट नहीं देता। वैल्यू जजमेंट मतलब, वो वैल्यू जजमेंट मतलब क्या,
बोलना, अपना कमेंट देना कि ये अच्छा है बुरा है, अगर बुरा है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इनको बोला जाता है वैल्यू जजमेंट। तो कोई भी सब्जेक्ट पॉजिटिव साइंस तब होता है जब वो सिर्फ फैक्ट बताता और वैल्यू जजमेंट नहीं देता। कोई भी सब्जेक्ट नॉर्मेटिव साइंस तब होता है जब वो फैक्ट के साथ साथ उसका नॉलेज भी देता है, वैल्यू जजमेंट भी देता है कि इसमें क्या सही और क्या गलत है, क्या बेटर होना चाहिए। इन शॉर्ट लास्ट में विशेष टिप्पणी देना इज नॉर्मेटिव साइंस और सिर्फ काम की बात कर देना इज पॉजिटिव साइंस। जैसे बायोलॉजी में अगर ले तो उन्होंने बोला है भाई हार्ट है, हार्ट डज द वर्क ऑफ पंपिंग। अब उसमें अच्छा क्या बुरा क्या सही क्या वो नहीं, वो फैक्ट है, वो ऐसा ही है, राइट। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम से O2 ऑक्सीजन बनता है, H2O वाटर बनता है, ये पॉजिटिव साइंस उन्होंने बता दिया। इसमें उनको कुछ वैल्यू जजमेंट देने की जरूरत नहीं है, उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि अच्छा है खराब है, ये ऐसा है, फैक्ट है, राइट। बट जब वही आपके साइंस में आपको पढ़ाया जाता है तो वो ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये साइंस के अंदर कौन सा साइंस हो गया, पॉजिटिव साइंस। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कौन सा, अगर फॉर एग्जांपल एक और एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, भाई बताया गया ये खाने से या ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, खाना छोड़ दे, सिम्टम्स अगर रहे तो हम बोल सकते हैं तेरे को डायरिया है या मलेरिया है या न्यूमोनिया है। तेरे को बता दिया इन्होंने, साइंस ने बता दिया भाई ये सिम्टम्स दिखे तो समझ तेरे को डायरिया है या ये पर्टिकुलर डिजीज है, या ये सिम्टम्स दिखे तो तेरे को कोरोना है, ओ माय गॉड कोविड है, राइट। चल इसने कोरोना जानबूझ के नहीं बोला पहले, तो अगर तेरे को सिम्टम्स दिखे तो ये साइंस ने तेरे को बताया कि ये चीज़ है, तो ये पॉजिटिव साइंस हो गया। बट जब वो लोग बताते हैं कि अगर तेरे को ये सिम्टम्स है मतलब तेरे को ये डिजीज है तो अब तूने ये मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि तेरी डिजीज क्योर हो जाए। अब ये जो बात कर रहा हूं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव साइंस। तो साइंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नॉर्मेटिव होते हैं, कुछ चीजें, कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ थियोरीज पॉजिटिव होती है जो सिर्फ फैक्ट बताती है, तो कुछ थियोरीज आपकी क्या होती हैं, नॉर्मेटिव होती है। जैसे मेडिसिन, मेडिकल, डॉक्टरी, आप जो डॉक्टर पढ़ते हो MBBS वगैरह, ये इट कांट बी अ पॉजिटिव साइंस, इट हैज टू बी नॉर्मेटिव। तो आप किसी को डॉक्टर बना रहे हो तो डॉक्टर की जो थ्योरी है उसके अंदर आप सिर्फ मेडिकल थियोरी के अंदर आप उसको सिर्फ बीमारियों के बारे में बता के नहीं चल सकता, उस बीमारियों का इलाज कैसे होगा आगे का वो भी बताना पड़ेगा। तो इट बिकम्स अ व्हाट, नॉर्मेटिव साइंस, राइट। यहां पर क्या बोला गया है, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस नहीं है, वो कौन से नेचर का है, नॉर्मेटिव नेचर का है। Economic theory has developed along the two lines, a positive and a normative. A positive or pure science analyzes cause and effect relationship between the variable in an objective and a scientific manner. पॉजिटिव साइंस क्या करता है, सिर्फ कॉज और इफेक्ट दिखता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है, बस मुझे यही बताना है, वो उतना ही बताएगा, एंड साइंटिफिक मैनर में बताता है, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। इन अदर वर्ड्स इट स्टेट्स व्हाट इज, मिला क्या, वो बताता है ये है ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए था ये कभी नहीं बताएगा। इन अदर वर्ड्स इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर इन द सेंस दैट इट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट द डिजायरेबिलिटी, मतलब वो सिर्फ बताएगा ये नेचर है, बट क्या डिजायर्ड था, क्या होना चाहिए था, ये नहीं बताएगा। और अदरवाइज ऑफ सच बिहेवियर, कि क्या बिहेवियर होना चाहिए था ये नहीं बताएगा। आ रहा है समझ में। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले पॉजिटिव साइंस दिया, मैं इकोनॉमिक्स में आ रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है तो कुछ जगहों पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको बता दिया जाएगा ये ऐसा ऐसा है, ये क्यों है, क्या है, ये नहीं बताएगा, सॉरी क्या इसका इंपैक्ट है, ये सब नहीं बताया जाएगा। एज अगेंस्ट दिस नॉर्मेटिव साइंस, पहले पॉजिटिव नॉर्मेटिव समझते फिर इकोनॉमिक्स से रिलेट करता हूं मैं। As against this, a normative science involves the value judgment. उसमें क्या छुपा है, वैल्यू जजमेंट। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ऊपर क्या बोला, इट इज डिस्क्रिप्टिव, MCQ एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर मतलब प्रिस्क्राइब करेगा, सजेस्ट करेगा, एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी a particular course of action under given circumstances. Welfare consideration are embedded in a normative science. Normative science में welfare है, भलाई है, सोच देखी जाती है लोगों की। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से जनरली क्या है, नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। इट सजेस्ट द एप्लीकेशन, यहाँ पे सजेशंस देता है, ये क्या सजेशंस देता है कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करेंगे विद रिगार्ड टू दी पॉलिसी फॉर्मुलेशन,
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ोगे, जो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसके प्रिंसिपल्स को यूज करके कैसे पॉलिसीज डिजाइन की जाएगी, फॉर्मुलेट की जाएगी, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगी। तो सिंस हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं बताता, उस थ्योरी का इम्प्लीकेशन भी बताता है, तो प्रिस्क्रिप्टिव होता है वो, मतलब वो कौन सा नेचर का हो गया, नॉर्मेटिव साइंस हो गया, वो पॉजिटिव साइंस नहीं है। However, if the firms are to establish the valid decision rule, they must thoroughly understand their environment. तो डिसीजन कभी हो पाएंगे जब वो environment समझेंगे। This requires the study of positive और descriptive economic theory. तुम लोगों की परिस्थिति क्या है, तुम्हारा फिलहाल पोजीशन क्या है, इसको तुमको पॉजिटिव साइंस लगेगा, उसके बिना तुम आगे का काम नहीं कर पाओगे। दस बिजनेस इकोनॉमिक्स कंबाइंड द एसेंशियल्स ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस थियोरी एंड एम्फेसाइज बीइंग मोर ऑन द फॉर्मर देन लैटर। फॉर्मर मतलब पहला वाला वर्ड, एम्फेसाइज मोर नॉर्मेटिव साइंस पे और कम किस पे, पॉजिटिव साइंस पे। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, अब समझे क्या चल रहा है। ये हमने थोड़ी भाषा समझ ली, मैं जानबूझ के इकोनॉमिक्स से पहले रीड कर लेता हूँ ताकि आपको एक लैंग्वेज का आइडिया आ जाता है, फिर अब अपन समझते कॉन्सेप्ट को। बेटा अब होता क्या है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, एक लॉ है डिमांड का, जिनको पता है अच्छी बात है। एक लॉ ऑफ डिमांड नाम का लॉ है। वो लॉ क्या कहता है, सिंपल सादी भाषा कहता है, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसकी डिमांड कम होगी, और किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। दिस इज व्हाट इज सेड बाय लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड जो ये कहता है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव साइंस है नॉर्मेटिव साइंस, इसने जो एक बहुत भारी रूल बनाया, जैसे हम बोलते हैं दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन मिला के वाटर बनता है, ये एक रूल बनाया है। वैसे ही प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, एक रूल बना। इट इज अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है, द आंसर इज पॉजिटिव साइंस है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ फैक्ट बता रहा है, अगर कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, बस खत्म। वो उसमें कुछ वैल्यू जजमेंट नहीं बोल रहा ये सही है या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन केसेस में पर डिमांड नहीं कम होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं बता रहा, वो सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव साइंस। जैसे अगर यूटिलिटी, एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी, दैट इज यूजफुलनेस। तुम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो कंज्यूम करने से पहले तुम देखते हो कि भाई मैं इसको खरीदूं कि नहीं खरीदूं, कंज्यूम करूं कि नहीं करूं। क्यों? तो कोई भी कमोडिटी को क्यों कंज्यूम करता है, क्योंकि या क्यों खरीदता है, क्योंकि तेरे को लगता है कि उससे तुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, मतलब उससे तुझे कुछ यूटिलिटी मिलेगी। लॉजिकल है, इसको यूटिलिटी कहते हैं। अब कोई भी कमोडिटी जब तू खरीदता है, इकोनॉमिक्स कहता है तो कोई भी कमोडिटी खरीद, अगर तुझे लगता है, या अदर वे राउंड, कोई भी कमोडिटी में अगर तुझे लगता है तुझे यूटिलिटी है तो तू उसको खरीदेगा। जैसे आज एग्जाम्पल लीकर का हो जाता है, तो लीकर में अगर किसी को यूटिलिटी लगती है तो वो खरीदेगा, उसको लग रहा है ना उसमें यूटिलिटी, तो वो खरीदेगा लीकर। अब यहां पर जब इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर कोई भी इंसान को कमोडिटी में यूटिलिटी लगेगी तो वो खरीद लेगा उस कमोडिटी को, अगर इकोनॉमिक्स ये स्टेटमेंट कह रहा है तो ये पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है? अगेन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक्स सिर्फ इतना कह रहा है कि तुझे उसमें यूटिलिटी दिखेगी तो तू उसे खरीदेगा। बट एक आदमी ने लीकर खरीदना, सिगरेट खरीदना, ये गंदी गंदी चीजें कंज्यूम करना, राम 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 राम, ये गंदी गंदी चीजें कंज्यूम करना, ये उसके लिए क्या है, खराब है। ये वैल्यू जजमेंट, ये मॉरल्स, ये बातें इकोनॉमिक्स तभी नहीं करता जब वो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो वो पॉजिटिव साइंस हो गया। क्रक्स क्या है समझ, इकोनॉमिक्स इज नीदर पॉजिटिव कंप्लीटली नॉर नॉर्मेटिव कंप्लीटली। इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पॉजिटिव है, कुछ कॉन्सेप्ट्स नॉर्मेटिव है। कभी भी कोई भी साइंस, इवन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो मैं पीछे आपको एग्जांपल दे सकता हूं, वो 100% पॉजिटिव नहीं होता, वो 100% नॉर्मेटिव नहीं होता। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ आइडियोलॉजीज पॉजिटिव होती हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, नॉर्मेटिव होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो नथिंग इज 100% पॉजिटिव, नथिंग इज 100% नॉर्मेटिव, इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो इकोनॉमिक्स में जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स पॉजिटिव है। वर्ड अच्छे से समझ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेजॉरिटी लॉज जो है वो पॉजिटिव साइंस है। वो आगे नहीं दिमाग लगाते, वो वैल्यू जजमेंट नहीं देते, वो डिस्क्रिप्टिव है, वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं, वो डिस्क्राइब करते हैं ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। वो प्रिस्क्राइब नहीं करते कि क्या होना चाहिए था, व्हाट इफ वाली केस नहीं बताते वो लोग। समझ में आ रहा है? तो 90% मैं कह सकता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। बट जब वो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स को उठाकर बिजनेस में अप्लाई करना सिखाता है, तब वो नॉर्मेटिव नेचर का हो जाता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, मेजर नेचर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है वो क्या है, नॉर्मेटिव है। लास्ट लाइन में ये कहा गया था कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा उसने अपनी जिंदगी में
क्या करना चाहिए? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा अपनी जिंदगी में उसने पॉजिटिव साइंस ही देखना चाहिए। क्यों पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस ही देखना चाहिए? क्यों नॉर्मेटिव देखना चाहिए? क्योंकि उसके मेजर डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड है? डिसीजन बेस करने के लिए उसको कौन सा साइंस लगेगा? नॉर्मेटिव। पर नॉर्मेटिव की शुरुआत होने से पहले आपकी एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है ये समझने के लिए आपको पॉजिटिव साइंस लगेगा। जैसे मेरे बिजनेस में आज मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है कि कम है, ये समझने के लिए पहले मुझे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करना पड़ेगा जो पॉजिटिव साइंस है। और वो समझने के बाद फिर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के आगे के लॉजिक यूज करूंगा कि अगर डिमांड मेरी कम है तो अब मैं डिमांड को बढ़ाऊं कैसे। तो वेदर डिमांड कम है कि नहीं ये समझाने के लिए लॉ ऑफ डिमांड काम आएगा, मतलब वो पॉजिटिव साइंस कम आएगा। और फिर अगर वो कम है तो उसको सुधारना कैसे, उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स की थ्योरीज आएंगी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर ओवर कौन सी नेचर का है? नॉर्मेटिव। आ रहा है कुछ समझ में? पर नॉर्मेटिव की शुरुआत कहां से होगी? पॉजिटिव से। क्या इधर तक सब मेरे साथ है? बढ़ू मैं आगे, चलें आगे। आई होप सबको नेचर समझा, ये वाले नेचर पक्का डन। बढ़े चले। अब हम चैप्टर के अगले वाले और एंड की तरफ जा रहे हैं चैप्टर के थोड़ा। अब आप देखोगे, अब हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ काम आता है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, कहाँ कहाँ काम आएगा। तो इसका मेजर पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर का काफी डिस्कशन हम पहले कर चुके और रिपीटेटिव है। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड। वाह क्या बोले आप, शाबाश, थैंक यू बताने के लिए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत वाइड है। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत सारी जगहों पे काम आ सकता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल होता है। डन है क्या? बढ़ूं आगे। अब क्या बोला हुआ है यहाँ पर इन्होंने, इट कवर्स द मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एज अ मैनेजर और अ फर्म फेसेस। There are two categories of business issues to which the economic theories can be directly applied, namely आपको पता है दो अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने बांटा है जहां पे आप आपकी थ्योरीज एप्लीकेबल करोगे। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, और माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू द एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स तुम्हारी जिंदगी में कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो अभी पहले समझो, बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिक नेचर माइक्रो वाला है, जिसमें मैक्रो भी कंसिडर, वो नेचर आ गया। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसको काम आएगा, तो ये हमें भी काम आएगा, मतलब एक छोटे मोटे इंसान को भी काम आएगा, और गवर्नमेंट को, निर्मला आंटी को भी काम आएगा हमारे कंट्री की परिस्थिति समझने के लिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भले मोर ओवर छोटे मोटे आदमी के काम आता है, बट ऐसा नहीं कि बड़े लोगों के काम नहीं आता, बड़े देश की प्रॉब्लम को समझने के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो अपन एक एक करके करेंगे, पर अपन पहले स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस अंदर अबाउट टू हेड्स। पहले अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। ऑपरेशनल मतलब डे टू डे होने वाले, इंटरनल मतलब अपने अंदर के बिजनेस और अंदर के डे टू डे होने वाले इश्यूज को अप्लाई कौन होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए या माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी के जरिए हमारे इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने के काम आ सकता है। आ रहे ध्यान में? आ जाऊं आगे। देखो ऑपरेशनल इश्यूज क्या होते हैं। ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोज इश्यूज दैट अराइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या हो, कहाँ काम आएगा। तो आपको लगता है काम आने से पहले आपको ये समझना है प्रॉब्लम किधर होंगी, जिधर जो प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन देने वाला है, पहले अपन प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा वो समझेंगे। तो हम कह रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स दो तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एक आपके अंदर के बाहर के, एक ऑपरेशनल और एक एनवायरमेंटल, डे टू डे ऑपरेशंस के और बाहर के एनवायरमेंट के लिए, एक अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगहों पे बिजनेस इकोनॉमिक्स काम आ सकता है। तो पहले अपन अंदर क्या प्रॉब्लम होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको कहा गया ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड्स ऑल दोज इश्यूज दैट अराइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉल विद इन द परव्यू, परव्यू मतलब लिमिट, विद इन द परव्यू या लिमिट एंड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। इंटरनल प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं, जिसका सोल्यूशन निकालने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। आ रहा है समझ में? दीज इश्यूज आर इंटरनल इन नेचर। इशू रिलेटेड द, कैसे एग्जांपल, इशू रिलेटेड द चॉइस ऑफ बिजनेस एंड इट साइज। भाई मैं कौन सा बिजनेस करूं, अगर आज मैं बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ या डाइवर्सिफिकेशन का सोच रहा हूँ तो मैं करूँ कि नहीं करूँ। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था, सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में आए कि नहीं आए तो इट्स साइज क्या होना चाहिए, लार्ज स्केल होना चाहिए, मीडियम स्केल होना चाहिए, स्मॉल स्केल आना चाहिए। प्रोडक्ट डिसीजन, देखो ये सारे मेरे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स देगा। बट पहले हम क्या सीख रहे हैं, प्रॉब्लम्स है। और क्या प्रॉब्लम्स है मेरे, भाई मेरे को और क्या प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनल में,
प्रोडक्ट का डिसीजन, कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, जैसे पार्ले के सामने ऑप्शन हो पार्ले जी बनाए कि हाइड एंड सीक बनाए, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाए, राइट। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करें, मॉडर्न यूज़ करें, मीडियम यूज़ करें, लेबर ज़्यादा यूज़ करें, फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन सा फैक्टर कितना यूज़ होना चाहिए, दैट इज़ वही लेबर कितना होना चाहिए और मशीनरी कितनी होनी चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लंबा चर्चा मैं बाद में करूंगा अलग से। प्राइसिंग क्या होनी चाहिए आप लोगों का, सेल्स प्राइस क्या होना चाहिए और सेल्स प्रमोशन कितना होना चाहिए, मार्केटिंग कितनी करनी है। फाइनेंसिंग क्या होना चाहिए, मतलब आप फाइनेंस कहाँ से रेस करेंगे, मतलब आपको बिजनेस करने के लिए जो पैसा लगेगा वो बैंक से लोन लेंगे कि इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे कि डिबेंचर्स इशू करेंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपके पास अगर पैसा है मशीनरीज वगैरह में आप इन्वेस्ट करो तो कैसे इन्वेस्ट करें, कितना मैनेज करें पैसा। एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या तो है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को कैसे मैनेज करें। देखो कभी भी आपकी ज़िंदगी में बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे घर पे अपने पास गेहूं चावल बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पड़े रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, कीड़े लगेंगे, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि आज खाना खाने के लिए घर में अवेलेबल ना हो। तो आपको वैसे ही गोडाउन में दुकान में कितना माल, कितना इन्वेंट्री, कितना स्टॉक होना चाहिए, इसकी भी समझ होनी चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम है कि हम कितना रखें। आ रहा है कि समझ में। इन्वेंट्री आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेशनल इशूज। द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद द मोस्ट ऑफ दीज इशू। तो ऊपर के पैराग्राफ में हमने समझा कि हमें माइक्रो लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे सॉल्व करेगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर की थियोरीज का लिस्ट दिया हुआ है, ये थियोरीज आपको कैसे हेल्प करने वाली है। तो पहली थियोरी जो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को, माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, वो क्या है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर हमने पढ़ा कि माइक्रो लेवल पे देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे सॉल्व करेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर की अलग अलग थियोरीज, अलग अलग रूल्स, अलग अलग लॉज हेल्प करेंगे। तो अपन एक एक करके वो थियोरीज पढ़ेंगे जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो पहला आपको थियोरी है, पहला आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ये सोल्यूशन है। अगर देखो समझना मैं कितना प्रोड्यूस करूँ, मेरी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, तो डिमांड एनालिसिस तेरे को हेल्प करेगा। डिमांड एनालिसिस परटेन टू द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट। जब तू डिमांड एनालिसिस करेगा, ये एक टूल है, किस हेडिंग के अंदर टूल है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर का टूल है, कि ये टूल तुझे क्या हेल्प करेगा, मार्केट के अंदर कंज्यूमर का बिहेवियर समझने के लिए मदद करेगा। इट स्टडीज द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, क्या प्रेफर करते हैं कंज्यूमर, एंड इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। डिमांड जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, उसके चेंजेस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे क्या डिटर्मिनेंट है, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस बदलने से लोगों का डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, कंज्यूमर की इनकम बदलने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, उससे मिलते जुलते कमोडिटीज, उसके सब्सिट्यूट्स जो हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्रीज है, उनके प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस अगर चेंज होगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें समझने के लिए कौन हेल्प करता है, डिमांड एनालिसिस। तो जब तुम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट डिमांड एनालिसिस ये करेगा तो तेरे ऊपर में से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तेरे को ये भी समझेगा कि सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, तेरे को ये भी समझेगा तूने प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, तेरे को ये भी समझेगा तूने इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए। अरे एक हो गया पहला वर्ड, दो अलग वर्ड थे, डिमांड एनालिसिस इज डिफरेंट एंड डिमांड फोरकास्टिंग इज डिफरेंट। एनालिसिस करंट परिस्थिति को समझना होता है, फोरकास्टिंग फ्यूचर का अंदाजा लगाना होता है। अब तू पहले डिमांड एनालिसिस करेगा तो डिमांड फोरकास्टिंग कर पाएगा। डिमांड फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या, प्रिडिक्टिंग क्या, फ्यूचर डिमांड फॉर द गुड्स। लॉजिकल है, फोरकास्ट करना मतलब प्रिडिक्ट करना फ्यूचर को। तो डिमांड फोरकास्टिंग में पहले तो नंबर वाइज डिमांड एनालिसिस इज ए नंबर वन। डिमांड एनालिसिस करने के बाद फिर तेरे को समझ में आ गया आज की परिस्थिति क्या है। दिस नॉलेज विल हेल्प यू टू फोरकास्ट, राइट। यू विल प्रिडिक्ट कि फ्यूचर में डिमांड क्या रहेगी गुड्स एंड सर्विसेज की ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, राइट। Accurate forecasting is essential for a firm to enable it to produce the required quantity at a right time. Logical है, and to arrange well in advance for the various factors of production, example raw material, labor. तो अब पहले से अगर आपको पता रहेगा कितना प्रोडक्ट फ्यूचर में प्रोडक्शन लगने वाला है तो आप पहले से ही क्या करोगे, अलग अलग चीज़ों को अवेलेबल रख पाओगे। जैसे रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर को आप पहले ही हायर करके रखोगे, काम पे रखोगे, मशीन्स खरीद के रखोगे, इक्विपमेंट बिल्डिंग रेडी रखोगे, एक्सेट्रा। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द मैनेजर विद द साइंटिफिक टूल्स विच असिस्ट हिम टू फोरकास्टिंग डिमांड। हमारा सब्जेक्ट उसको असिस्ट करेगा। हमारे सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ाया जाता है कि डिमांड फोरकास्टिंग कैसे हुआ जाता है। दूसरा एनालिसिस जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस।
प्रोडक्शन थियरी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे कि प्रोडक्शन थियरी पढ़ोगे। प्रोडक्शन थियरी बताएगा कितना इनपुट डालने से कितना आउटपुट आएगा। मतलब तू कितना इनपुट, कितने गन्ने डालेगा तो कितना लीटर जूस निकलेगा, समवॉट वैसा। तो तू कितना इनपुट मशीन में डालेगा तो कितना आउटपुट, तू कितना कॉटन डालेगा तो कितना क्लॉथ टेक्सटाइल बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो इनपुट आउटपुट थियरी बताता है तेरे को अ बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज टू डिसाइड ऑन एन ऑप्टिमल साइज ऑफ आउटपुट। तेरे को पहले क्या चाहिए, तेरे को समझना है आउटपुट कितना लगने वाला है। पहले तो उल्टा करता है, पहले तो आउटपुट डिसाइड करता है, आउटपुट के हिसाब से इनपुट देखता है। लॉजिकल है। जैसे आज शाम को खाना खाने में लोग कितने, तो जितने लोग हैं उनके लिए कितना खाना बनाना पड़ेगा, ये समझ के फिर तू क्या करेगा, वेजिटेबल खरीदेगा, गेहूं लेकर आएगा, ये सब बाद में करेगा। पहले आउटपुट समझना, उस हिसाब से इनपुट समझना है। इजंट इट सो? तो अपन पहले क्या करते हैं, आउटपुट समझते हैं। ऑब्जेक्ट गिवन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऊपर है। He has also to ensure that the firm is not incurring undue cost, unnecessary cost नहीं incur करे, ये भी समझना पड़ता है आपको। Production analysis enables the firm to decide on the choice of appropriate technology and selection of least cost input mix। प्रोडक्शन एनालिसिस आपको समझेगा कि आपने कितना प्रोडक्शन करना है, और आपको ये भी समझेगा कि आप लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट वाला इनपुट का मिक्स बनाओ। कम से कम खर्चा लग के जो इनपुट तो अवेल कर पाएगा, उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, उसका मिक्स क्या बनेगा, ये भी तेरे को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। आ रहा है समझ में? टू अचीव द टेक्निकली एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट गिवन द इनपुट्स। दिए हुए इनपुट से आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसके ऊपर। जैसे आज घर पे समझो खाना कम पड़ गया है और मेहमान आ गए, तो समझो आपके पास गेहूं कम है, तो आप कुछ और प्रोडक्ट बना के उसको कुछ मिक्स करके कुछ बना लोगे, तो आपने आपके दिए हुए इनपुट्स को एफिशिएंट यूज कर लिया, राइट क्या? तो उस हिसाब से आप कैसे एफिशिएंटली उसको यूज करते हो वो समझना पड़ता है। ये हो गया प्रोडक्शन एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस क्या करके देता है, enables the firm to recognize the behavior of the cost when variables such as output, time period and size of plant change। ये आपको समझाता है अगर आपका आउटपुट चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचने गए या आपकी मशीनरीज चेंज हो गई, तो कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन वो देता है कि अगर आप इतने से आउटपुट बदलोगे तो इतने से कॉस्ट बदलेगा। फर्म विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने का इंटेंशन जो आपका है वो उसको उसके लिए कैसे रास्ते ढूंढोगे, बाय प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। यही लॉजिकल है। आप एग्जैक्ट ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें, ज्यादा आउटपुट ना प्रोड्यूस करें और कॉस्ट मिनिमाइज करें, तो आपके मेजर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और ये प्रॉब्लम्स के लिए आपको प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस हेल्प करेगा, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बढ़ूँ आगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक आपने बहुत ज्यादा भी भर के नहीं रखना, कम भी नहीं। आपके पास रॉ मटेरियल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिनिश गुड भी ज्यादा नहीं। जो आपको लगता है दोनों का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होता है और फिनिश गुड का भी होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट थियरी इज पर्टेंट टू द रूल्स दैट फर्म कैन यूज द मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। अब आपका खर्चा कम कर सकते हो। देखो समझो, आपके पास जितना ज़्यादा स्टॉक पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा आपको भाड़ा देना पड़ेगा। आपको पता है वेयर हाउसेस, गोडाउन जो होते हैं वो भाड़े पे होते हैं नॉर्मली। भाड़े पे भी नहीं, अगर आपने खुद ने भी खरीद के रखे तो इतना क्यों पैसा डाल के रखा है अननेसेसरी सामान को स्टोर करने के लिए, जबकि वो सामान है ही नहीं। छोटा सा एग्जांपल, तेरे घर में अगर बहुत ज़्यादा सामान हो गया, होता है अपने घर में कपाट फुल हो जाते हैं, दरवाजा खोलते तो सब सर पे करता है ना, डे टू डे प्रॉब्लम। तो घर पे अगर सामान बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका ये मतलब है कि तू पड़ोसी का घर खरीद। क्यों? तो तेरे पास सामान रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब तू और एक फ्लैट खरीद ले। क्यों? तो मेरे पास सामान रखना है। तो तू लाखों में अलग से फ्लैट खरीदेगा। क्यों? तेरा सामान कम है इसीलिए। ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं। तूने तेरा सामान कम करना चाहिए, ये लॉजिक है। वैसे तेरे को जितना जरूरी सामान है उतना है, उसी तरह जितना जरूरी आउटपुट है उतना ही प्रोड्यूस करो, ताकि आप उतना ही गोडाउन रखो। अननेसेसरी बड़ा गोडाउन रख के मतलब नहीं, ज्यादा भाड़ा रख के मतलब। दूसरा प्रॉब्लम, जितना ज्यादा तुम्हारे पास स्टॉक रहेगा उतना तुमको इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, क्योंकि तुमको डर है कभी भी आग लग गई, चोरी हो गया तो माल जल के खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा पूरा। तो देखो समझना चाहिए तुमको इंश्योरेंस। तो जितना ज्यादा स्टॉक उतना ज्यादा इंश्योरेंस, उतना ज्यादा खर्चा। तो स्टॉक मेंटेन करने का बहुत खर्चा होता है। तो अगर प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो शायद आप लिमिटेड स्टॉक रख पाओगे और आपका कॉस्ट भी बचेगा। ये समझता है। इन्वेंट्री पॉलिसी अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही इन्वेंट्री समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस इकोनॉमिस्ट यूज द मेथड सच एज ABC एनालिसिस, simple simulation exercises, mathematical model to help the firm maintaining the optimum stock of inventory। optimum level of inventory maintain करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं।
अलग अलग थियोरीज हैं जो हम यूज करते हैं ऑप्टिमम स्टॉक मेंटेन करने के लिए। अब मैं सारी नहीं समझा रहा हूं आपको, सिर्फ एबीसी एनालिसिस समझाता हूं। एबीसी एनालिसिस क्या कहता है, तुमने तुम्हारे पास रॉ मटेरियल जो है, मैं रॉ मटेरियल के एग्जांपल से ले रहा हूं, तेरे पास रॉ मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार मैन्युफैक्चर करता हूं। अब कार मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है। जैसे मुझे क्या क्या लगता है रॉ मटेरियल में, तू ही बता, एक क्या चीज लगेगी रॉ मटेरियल में? कार बनाने के लिए टायर लगेगा, इंजन लगेगा, मेटल लगेगा बाहर की बॉडी बनाने के लिए, इजंट इट सो? छोटे छोटे नट्स लगेंगे और कितनी सारी चीजें लगेंगी, ग्लास लगेगा, कांच लगेगा, फैब्रिक लगेगा, कुशन्स लगेंगे सीट वगैरह बनाने के लिए, वो स्टीयरिंग व्हील वगैरह के लिए, इजंट इट सो? तो मेरे को कार मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है। तो एबीसी एनालिसिस करके एक थ्योरी है, वो कहती है कि तुम तुम्हारे रॉ मटेरियल को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में तुम उन रॉ मटेरियल को रखो जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम के हैं, राइट, और जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे इंजन, मेरे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा है उसमें इंजन बहुत महंगा है। अगर 4 लाख की गाड़ी है तो 3 लाख का, 2 लाख का तो उसमें इंजन ही लगता रहेगा, 1-1.5-2 लाख का। तो उसको मैंने ए कैटेगरी, ए मतलब एकदम इंपॉर्टेंट कैटेगरी, वो मटेरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट मटेरियल रहता है वो महंगा भी बहुत होता है, तो उसको अलग रख। बी में वो मटेरियल रख जो तेरे लिए शायद थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और सी में सबसे कम। जैसे बी में फॉर एग्जाम्पल अपने टायर और ग्लासेस रख लिए, कुशंस वगैरह रख लिया, और सी में हमने छोटे छोटे जो नट्स आते हैं वो रख लिए। मतलब सी वाले को तेरे को इससे क्या होगा, देखो सी वाले को ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर वो थोड़ा गुम भी हो गया, समझ तेरे पास 1000 नट थे, उसमें से 2 नट कहीं पे गुम भी हो गए तो तेरा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। बट तेरे पास 500 इंजन में से एक इंजन भी गुम हो गया, बड़ा नुकसान है। समझ में आ रहा है? तो तू तेरे रॉ मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर, जो बहुत ही महंगा और इंपॉर्टेंट है उसको एक कैटेगरी में डाल, उस पर ज्यादा ध्यान दे, उस पर ज्यादा खर्चा कर, क्योंकि वो महंगा इंपॉर्टेंट है। बी कैटेगरी को कम ध्यान दे, उसके ऊपर कम खर्चा कर, और सी पे ज्यादा खर्चा मत कर, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है उतनी, उसके ऊपर उतना एक्सपेंस करने की जरूरत है। ऐसा करके आप आपका कॉस्ट बचा सकते हो। ये एक एबीसी एनालिसिस नाम का टूल होता है। देयर आर मेनी सच काइंड ऑफ टूल्स विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी, मेंटेन दी, क्या आपके मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगी, आपका कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए हेल्प करेंगे। बढ़ूँ आगे। अगला है तेरा मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। Analysis of structure of the market provides information about the nature and the extent of the competition which the firm faces. Obviously, face करती है competition. Market समझोगे तो तुमको competition समझेगा. This helps to determining the degree of the क्या, इससे क्या आपको मदद होगी, आप क्या डिसाइड कर पाओगे, डिग्री ऑफ मार्केट पावर, क्या आपका मार्केट में पावर क्या है, दैट इज एबिलिटी टू डिटरमाइन प्राइस। पूरे मार्केट में मेरी क्या औकात है, तो मेरा अगर औकात ज्यादा है तो मैं जो प्राइस डिसाइड करूंगा सबको वही फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मैं छोटा बिजनेस हूं तो शायद मेरी औकात नहीं, मेरी इतनी एबिलिटी नहीं कि मैं प्राइस डिटरमाइन करूं, राइट क्या? तो उन्होंने बोला डिग्री ऑफ द मार्केट पावर विच द फर्म कमांड्स एंड द स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड इन अ मार्केट मैनेजमेंट अंडर द गिवन कॉम्पिटिटिव कंडीशन। तो जो कॉम्पिटिटिव कंडीशन है उसमें तेरी क्या पोजीशन है, उससे तू मार्केट स्ट्रेटजी बना पाएगा कि तू मैनेज कैसे करेगा चीजों को, सच एज प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग। तो मेरी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, डिजाइनिंग क्या होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। तो एक हमने पढ़ा ऊपर, आपको मार्केट की स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा प्राइस थियरी पता होनी चाहिए। मतलब क्या, प्राइस थियरी आपको एक्सप्लेन क्या करेगी, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर द डिफरेंट मार्केट कंडीशंस एंड असिस्ट द फर्म इन फ्रेमिंग सूटेबल प्राइस पॉलिसीज। तो प्राइसिंग डिसीजंस करने के लिए आपको हेल्प होगा इन शॉर्ट, राइट। अगला है रिसोर्स एलोकेशन, है सब लोग मेरे साथ। Business economics, with the help of advanced tools such as linear programming, enables the firm to arrive the best course of action for optimum utilization of available resources. Linear programming एक मैथमेटिकल टूल है, आपको आगे आएगा, जो समझाएगा कि आपने रिसोर्सेज को किस तरीके से अलोकेट करना चाहिए, अननेसेसरी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फिर आया थियोरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट द फर्म हैज टू केयरफुली इवेल्युएट इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इजंट इट? आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सी मशीनरी ले रहे हो, कहाँ फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, आपको अच्छे से डिसीजन लेना पड़ता है। एंड कैरी आउट द सेंसिबल पॉलिसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन। आप पैसों को किधर कितना अलोकेट करोगे, मशीनरी पे कितना खर्चा करना चाहिए, रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा करना चाहिए, ये डिसाइड आपको अच्छे से करना पड़ेगा। थियोरीज रिलेटेड टू दी कैपिटल एफिशिएंसी, मिला क्या, right, sorry, theories related to the capital and investment provide scientific criteria for choice of investment product.
अब जब आप थियोरी पढ़ोगे जो आपको कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाएगी कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लाना है और उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है मशीनरीज, फैक्ट्रीज वगैरह में, ये आपको हेल्प करती है चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हमने कल बात किया, ऊपर बात किया, सॉफ्ट ड्रिंक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या शायद कोई और प्रोडक्ट चालू करना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको हेल्प करता है। एंड इन असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, कैपिटल को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करने में हेल्प करेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स सपोर्ट्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ अलोकेशन ऑफ स्कार्स कैपिटल अमंग द कंपीटिटिंग यूजेस ऑफ फंड्स, राइट। आपके पास फंड्स में वही मल्टीपल यूजेस है, पैसे को आप 10 जगहों पे यूज़ कर सकते हो, तो कहाँ यूज़ करना वो समझाएगा। देन कम्स द प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट्स ये भी आपको हेल्प करेगा। प्रॉफिट आर द मोस्ट ऑफन अनसर्टन ड्यू टू चेंजिंग प्राइसेस एंड मार्केट कंडीशन। प्रॉफिट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कितना होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। प्रॉफिट थियरी गाइड्स द फर्म्स इन द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रॉफिट एनालिसिस इज ऑल्सो इमेंसली यूजफुल इन अ फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग। बेसिक है वो, आप ये सब आगे समझोगे, डोंट वरी, पूरा सिलेबस में आगे कवर होगा। और लास्ट एनालिसिस जो माइक्रो लेवल के तेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा वो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस फर्म्स जनरली ऑपरेट अंडर द कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, राइट। एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हेल्प्स द बिजनेस फर्म इन अराइविंग द efficient decisions and in formulating the plans of on the basis of past data and current information and future prediction। तो देखो रिस्क समझेगा, अनसर्टेनिटी, भाई जिंदगी ही रिस्क है, किसको पता था आज कोरोना की वजह से ये हालत हो जाएगी। तो रिस्क ही रिस्क है हमारी जिंदगी में। तो रिस्क कितना है ये समझेगा कैसे, पास्ट से। देखो अपने बड़े लोग हमेशा कहते हैं भाई हम बड़े हैं, हमें ज़्यादा समझता है। क्यों वो बड़े होने की वजह से उनको ज़्यादा समझता है? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस आता है। लोगों को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा पास्ट का, उतना ज़्यादा आप समझ कर रिस्क आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है, आप ये चीज़ें समझ सकते हो, आपको ये चीज़ों का नॉलेज आएगा। आ रहा है कुछ समझ? बढ़ूँ आगे? श्योर? पक्का? इधर तक क्लियर है? फाइन। अब हम बढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। मतलब अब क्या हो गया, अभी तक हमने ये देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो रोल था, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स थे मेरे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या रोल था। मतलब मेरे माइक्रो वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या हाथ था, उसकी क्या मदद आ रही थी, वो समझने की मैं कोशिश कर रहा था। आ रहा है समझ में? अब मैं जा रहा हूँ मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे जब मैं बात करूँगा, मतलब मेरे बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करेगा। तो प्रोसीजर वही रहेगा, पहले हम प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स में कौन सी थ्योरीज हेल्प कर दी, जैसे हमने ऊपर किया था, याद आ रहा है? चले देखें। अब जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इश्यूज, या हमारा बाहर का एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लेड टू, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमें, कि भाई टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम कैसी है। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम कैसी, मतलब क्या लिबरल है, क्या बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली हमारी गवर्नमेंट की सिस्टम कैसी है। दूसरा है स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अभी बिजनेस में एक साइकिल होता है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, ऐसे साइकिल चलता है कि कभी महंगाई बहुत ज़्यादा आती है तो कभी मार्केट में वैल्यूज़ कम होती है। ये है आपका चैप्टर नंबर 5 यूसी के ऊपर है। तो इस तरीके की सिचुएशंस आती है मार्केट के अंदर। तो इन सिचुएशंस में हमने कैसे रिएक्ट करना। फिर अगला आता है तेरा जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जनरल ट्रेंड मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट में क्या ट्रेंड है, जो आज की परिस्थिति जैसे हमारी इकोनॉमी, जनरल ट्रेंड कि एट प्रेजेंट सब अपन बोलेंगे खराब ही खराब चल रहा है, फिर कभी चलता नहीं, अभी इकोनॉमी अपनी बहुत अच्छी चल रही है। तो एक जनरल ट्रेंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, एम्प्लॉयमेंट कितना है कंट्री के अंदर, लोगों की कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम कैसी है जो लोगों के इनकम पे डिपेंडेंट होती है, प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, सेविंग्स कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। अगला फैक्टर जो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, जो प्रॉब्लम है जहां पर हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट, कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बना रही है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक, लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या उनकी, क्या फैक्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं, कंपटीशन पॉलिसी क्या है। जैसे बहुत कॉमन इशू आता है कि कंपटीशन का क्या रोल होता है हमारे कंट्री में। कंपटीशन को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट कभी भी चाहता है कि हमारी इकोनॉमी में कंपटीशन ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना फ़ायदा कंज्यूमर को होगा। जैसे अगर 4 बिजनेसमैन आ जाएंगे एक सेक्टर में, 4 बिजनेस वाले एक दूसरे के साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो फायदा एट द एंड कंज्यूमर का ही होगा कहीं पर, राइट। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहता है। काफ़ी बार बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं
आपस में बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, आपस में मिलजुल कर टाइप कर लेती हैं और दे वांट टू करब द कंपटीशन। मतलब वो क्या बोलते हैं भाई, अपन दोनों जब वो है ना भाई सुल्तान मिर्जा का भाई, जो दोस्त बना के काम हो सकते हैं दुश्मन क्यों बनाए। तो भाई तू भी मैं भी एक ही कॉम्पिटिटर, एक ही बिजनेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर है, आजा हाथ मिलाते हैं, मिलके बिजनेस करते हैं। पर ऐसे केस में वो लोग हमेशा कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि कंपटीशन को बढ़ाया जाए, ऐसे लोग जो मिलकर कॉम्पिटिशन बंद करने की कोशिश, उनको रोका जाए। इसलिए अभी जैसे आपने देखा रहेगा फेसबुक एंड जियो का भी, जो रिलायंस का जो अभी एक्विजिशन हुआ, फेसबुक ने जो 9.9% स्टेक एक्वायर किया रिलायंस के अंदर, उसको भी गवर्नमेंट से परमिशन मिलने के बाद ही आगे प्रोसीड हो सकता है। तो इन लोगों का जो आगे का फाइनल डिसीजन है वो गवर्नमेंट अप्रूवल पे ही जमता है। गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को डर है इनसे कहीं पे कंट्री के कंपटीशन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट, जो मर्जर्स एक्विजिशंस होते हैं, जैसे कोई कंपनी आके किसी को खरीद लेती है, काफी बार एक बैंक दूसरे बैंक को खरीद लेती है, एक एयरलाइन कंपनी दूसरे को खरीद लेती है, मतलब लॉस में जाने के बाद जो भी है, बट जब वो अपने लेवल पे एक दूसरे को खरीदने की बात करती हैं तो गवर्नमेंट के परमिशंस लगती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में कंपटीशन बना रहे। तो हमारी इकोनॉमी में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, हमारे यहाँ पे क्या पोजीशंस चल रही हैं, कंपटीशन के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या है, हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे डिस्कशन। फिस्कल पॉलिसी इज अ बजट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट बजट बनाता है हर बार, उसमें गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज आरबीआई की पॉलिसी, बट आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी वो एट द एंड गवर्नमेंट थ्रू ही जाती है, तो हर जगह पे गवर्नमेंट का डिसीजन इन्वॉल्व है। बट मॉनेटरी पॉलिसी इज रिगार्डिंग आरबीआई पॉलिसी विच आर फ्रेम्ड विद गवर्नमेंट, एंड फिस्कल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बजट में लाता है हर साल कि हम इतना खर्चा करेंगे, टैक्सेस इतने बढ़ाएंगे, कम करेंगे, दीज ऑल पॉलिसीज आर नोन एज फिस्कल पॉलिसीज। तो हमारी कंट्री की मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज क्या चल रही है, प्राइस पॉलिसी क्या है, हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या, हम बाहर की कंट्रीज क्या इजीली ट्रेड करने को अलाउ कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं ट्रेड पे, बैरियर्स डाल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे माइक्रो लेवल पे अफेक्ट करेंगे। बोले है मैक्रो फैक्टर बट मेरे लिए बहुत अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर में लोन लेंडिंग कैसा चल रहा है, क्या इजीली लोन्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, लोन लेने देने के लिए तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं। और उसके बाद उसमें कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट की क्या परिस्थिति है, मार्केट अप है डाउन है, इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। राइट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब क्या आ जाते हैं आप लोगों के, सोशियो इकोनॉमिक दैट इज ये वाले आ गए आपके क्या, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स यूनियन, कोऑपरेटिव्स वगैरह। सोशियो इकोनॉमिक, सोसाइटी और इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन, सोसाइटी में किस तरीके से काम चल रहा है, इकोनॉमी में क्या, मतलब इन दोनों का मिलाकर। तो सोसाइटी में प्रॉब्लम कैसा है, ट्रेड यूनियंस, क्या हमारी बार बार ट्रेड यूनियन नाराज हैं क्या, जो फैक्ट्रीज के अंदर लोग काम करते हैं उन लोग क्या एजिटेशंस कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं क्या, तो क्या परिस्थिति है हमारे अंदर। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस होती हैं अलग अलग लोगों की, जैसे सारे इनकी ग्रुप है, सारे ज्वेलरी वालों का अपना एक यूनियन है, अब देखते हो नीचे सारे ग्रोसरी शॉप वालों का अपना एक यूनियन है, ये प्रोड्यूसर यूनियन है। कंज्यूमर हम लोगों की कुछ यूनियंस रहेंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहेंगी, इन लोगों की क्या रोल है, क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि नहीं सोसाइटी के अंदर। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बाहर हमारा किस तरीके का है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से हमारी परिस्थिति चल रही है। तो ये मैक्रो फैक्टर्स है। अभी इसको यहाँ पे डिटेल में कवर नहीं किया गया क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूँ हमारा सिलेबस माइक्रो डोमिनेटेड है। अब क्या बोल रहे हैं, बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग द ऊपर जो थे दीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एज मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स, इट शुड फाइन ट्यून इन द पॉलिसीज टू मिनिमाइज देयर एडवर्स इफेक्ट। तो अपनी पॉलिसीज फ्रेम करते वक्त इन फैक्टर्स को समझ के इनके ट्यूनिंग के साथ हमने हमारी पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए ताकि इनका हम पे इफेक्ट मिनिमम हो, ये हमें कहीं पर परेशान ना करे। बैकग्राउंड क्लियर है सबको? दिस इज व्हाट इज एन एंटायर थियोरी, एक बैकग्राउंड है हमारा इस चैप्टर का। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आप देख सकते हो इसके बाद शॉर्ट में समरी एंड बाकी के कुछ एमसीक्यूज दिए गए, बट हमारा यहाँ पर पहला इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद इंट्रोडक्शन। हम आगे के आने वाले लेक्चर्स में यूनिट 2 शुरू करेंगे जहाँ पर हमारा हम बोल सकते हैं मेन किक स्टार्ट होगा सिलेबस। डन, चले आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, गॉड इज ग्रेट।